गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। आप लोगों के सम्मुख में लेकर आ रही हूँ आज उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित सूखी डाली। वैसे हम इस लेसन को, इस एकांकी को क्लास में कर चुके हैं, बट ये आप लोगों के लिए एक और अच्छी तैयारी होगी कि आप इसे ध्यानपूर्वक फिर से सुने, पढ़े और समझे। सो आपके एकांकी का नाम क्या है? सूखी डाली। लेखक उपेंद्र नाथ, और इनको शॉर्ट फॉर्म इनका नाम अश्क जी पुकारा जाता है, तो पूरा नाम इनका अश्क। ठीक है। सो इसमें बच्चों आप लोग को जानकारी तो मिली है कि ये संयुक्त जो परिवार प्रणाली प्रथा है उससे ओतप्रोत क्या कहते हैं इसको लिखा है लेखक ने। ठीक है। इसमें जो संयुक्त परिवार में समस्याएं होती हैं, छोटी बड़ी बातें होती हैं, उनके विषय में ये एकांकी है। और इसमें जो दादा मूलराज है, आपने देखा किस तरीके से वो अपने परिवार को एकजुट बनाए रखते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4, सूखी डाली, उपेंद्रनाथ अश्क। सो एकांकीकार का परिचय। सो हम लोग वैसे तो क्लास में एकांकीकार का परिचय पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम दोबारा से जल्दी से इसे एक बारी समझेंगे, सुनेंगे। सो जब आप उत्तर लिखते हो तो आपको तो हेल्प मिलती है, ठीक है। सो जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो आप एकांकीकार का नाम डालकर उनकी भाषा के बारे में बता सकते हैं कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने एकांकी में किया। सो एकांकी का मतलब होता है बच्चों एक अंक का नाटक। ओके। सो यहाँ पर उपेंद्रनाथ अश्क जी का परिचय इस प्रकार से है। उपेंद्रनाथ अश्क बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मीन्स मल्टी टैलेंटेड। इनका जन्म 14 दिसंबर सन 1910 को जालंधर पंजाब में हुआ था। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध तथा कविता सभी विधाओं क्या होते हैं? हिंदी के अलग अलग भाग, ठीक है। विधान हिंदी के अलग अलग भाग, जैसे आपने पढ़ा अभी उपन्यास, कहानी, नाटक, ओके, कविता। सो इन्होंने लेखनी चलाई और लोकप्रियता, मीन्स एवरीबडी लाइक हिज राइटिंग, जो भी उन्होंने लिखा, लोकप्रियता अर्जित यानी कि इकट्ठा की। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं छींटे, चरवाहे, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, दो धार, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैद और उड़ान, बड़ी बड़ी आंखें आदि। 19 जनवरी सन 1996 को इनका निधन हो गया। निधन माने मृत्यु हो गई, ठीक है, स्वर्गवास हो गया भी कह सकते हैं। सो बच्चों, हम ये तो इनके विषय में जानकारी ली। अब जो इन्होंने ये सूखी डाली एकांकी लिखा है उसका पात्र परिचय हम लोग अच्छे से अवगत हो चुके हैं, फिर भी पात्र परिचय। सो यहाँ पर एक तरफ पुरुष पात्र है, एक तरफ स्त्री पात्र है, तो मैं पुरुष पात्र पहले लिख के चल रही हूँ। क्लियर? दादा कर्मचंद परेश भाषी मल्लू। के स्त्री पात्र बेला छोटी बहू है। छोटी भाभी बेला की सास, इंदु की माँ। मंझली भाभी मंझली बहू, बड़ी भाभी बड़ी बहू। सो बच्चों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भाभी हैं वो जो दादा हैं, दादा मूलराज, उनकी बहुएं हैं, उनके बेटों की बहुएं हैं। और एक्चुअली जो बहू 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 शब्द आएगा वो इन बेटों की बहुएं हैं। क्लियर? वो बेटों की बहुएं हैं, ध्यान रखना। सो यहाँ पर दादाजी के जो पुरुष पात्र है उसमें सिर्फ कर्मचंद, जो कि मंझला बेटा है, उसकी जानकारी दी है, ठीक है। फरेश इनके सबसे छोटे बेटे का बेटा है, ठीक है। और यहाँ पे भाषी मल्लू ये भी इनके पोते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इधर पारो है एक व्यक्ति और एक रजवा जो मिश्रानी है। सो ये आपके पुरुष पात्र और स्त्री पात्र हमने समझे, ठीक है। मिश्रानी जो घर में काम करने वाली है। सो पहला दृश्य, मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है,
दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए हैं बच्चों। सो यहाँ पर दादाजी को एक पेड़ के समान बताया है, और छोटा पेड़ नहीं, वट, इट्स अ ह्यूज पेड़, बड़ा। सो आप लोगों ने देखा होगा जैसे पीपल का पेड़ होता है ऐसे ही वट होता है। सो इसको जो आप देखते हैं कि पूरा छाते के समान फैला होता है, अपने जो अंदर होते हैं कि घोंसले होते हैं इसके अंदर चिड़ियों के, और इसकी जड़ें नीचे तक होती हैं, खूब अच्छे से ये ऑक्सीजन वगैरह देता है। इसी प्रकार से दादाजी की तुलना इस पेड़ के समान की गई है, ठीक है। सो इन्होंने अपने पूरे परिवार को एक यूनिट बनाया है, जबकि परिवार में ऐसा कोई नहीं चाहता कोई हम पे ऑर्डर चलाए और हम उसके ऑर्डर पे काम करें, मगर यहाँ पर सब लोग दादा को प्रेम भी करते हैं और उस हिसाब से दादा ने अपने परिवार को रखा हुआ भी है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों। अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही हैं, ठीक है। जो डालियां हैं, पेड़ों की डालियां, ऐसे ही आंधी तूफान यानी कि घर की परेशानियों का सामना भी करते हैं दादाजी, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाला हुआ है अपने परिवार को। जिस प्रकार पेड़ घोंसलों को, पत्तियों, फलों को बचा कर रखता है आंधी तूफान में भी, उसी प्रकार दादाजी ने भी रखा है। नेक्स्ट पैरा, वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की भांति महान दिखाई देते हैं। वट इज अ बिग ट्री, तो दादाजी भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। आयु के 72 वर्ष देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका, और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए हैं। ओके, सो जिस प्रकार से जो पेड़ की जड़ें हैं वो ज़मीन को एकदम मजबूती से पकड़ती हैं, वैसे ही दादाजी की इन्होंने दाढ़ी जो नाभि को छूती हुई नज़र आती है, ऐसे पेड़ की जड़ों की भांति नज़र आ रही है कि शायद ऐसा हो जैसे जड़ें पृथ्वी को कसकर पकड़ के रखती है, धरती को कस के, ठीक है। सो ऐसा प्रण कर रहे, लंबी होती जा रही है मीन्स। ओके, नेक्स्ट पैरा, दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को 1 मुरब्बा ज़मीन दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा ही पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा और दूरदर्शिता से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। ओके, सो मुरब्बा आप देखेंगे पेज नंबर 40 पे नीचे 25 एकड़ के बराबर होता है बच्चों 1 मुरब्बा। ये एक मापदंड है, 4840 वर्ग का 1 एकड़ होता है। सो आप मैथ्स अच्छे से जानते हैं तो आप इसकी और खुलासा करके समझ सकते हैं, ठीक है। सो 1 मुरब्बा मिला था, दादा ने उसको अपनी दूरदर्शिता यानी कि जो भविष्य तक की अच्छी सोच रखता है उसे दूरदर्शी कहते हैं, उन्होंने 10 मुरब्बे बना दिए उस ज़मीन को, ठीक है। मल्टीपल आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। उनके 2 बेटे और पोते हैं, ज़मीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल में ही अपनी ज़मीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है, और कुछ ही दिन हुए उनका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। क्लियर? ये देखिए, उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पोतों का सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बड़ी बातें हैं। पहले से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है, गांव में उनका और आदर होने लगा है, किंतु साथ ही दूसरी ओर से परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है। तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी सादी महिलाएं हैं। सो तो दादाजी की बहू हैं, डायरेक्ट उनके बेटों की पत्नियां भाभी, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी, ठीक है, सीधी सादी महिलाएं हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इन तीनों को किस प्रकार से इनको पुकारा जा रहा है। अच्छा, शादी हो गई है छोटे बेटे की, ठीक, छोटे पोतों की, जो कि टैक्स कलेक्टर ऑफिसर है, ठीक है, नायब तहसीलदार, ठीक है। अब जो उनको पत्नी भी मिली है, पढ़ी लिखी हैं खूब, ठीक है, अच्छे घर से,
सो काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। एक तो टैक्स कलेक्टर ऑफिसर है, प्लस उनकी अच्छे घर की लड़की से शादी भी हो गई है। सो प्रसिद्धि तो हुई है, इज्जत तो बढ़ी है, लेकिन घर में थोड़ी सी समस्या भी आ गई है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, अब जो ये तीनों भाभियाँ हैं, बेटों की बहू दादाजी के, सो उन सब में अपनी पोती इंदु ही, जिसने प्राइमरी में सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु एक ग्रेजुएट पोतोहू जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, के आने से कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार की लहर सी उठने लगी, जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। क्या हो गया, भाभी पढ़ी लिखी आ गई है। ठीक है, अब इस घर में जो परेश की छोटी बहन है, परेश से शादी हुई है। ठीक है, छोटी बहू जो बेला है, ठीक है, उससे तो परेश जो है इंदु का भाई है। सो जो इंदु है वो क्या है, प्राइमरी स्कूल से उसने भी पढ़ाई की है। तो यहाँ पर थोड़ी सी टसन आ गए हैं, क्योंकि भाभी अब पढ़ी लिखी आ गई है, तो थोड़ी गड़बड़ चल रही है, थोड़ा सा कंपटीशन आ गया भाभी और ननद में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 41 पे मैं आपको लेके चलती हूँ। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रोंडिंग यानी कि सम्मेलन स्थल है। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां वहां धूप लेती हैं, कभी चरखे चलाती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं, कभी लड़ती झगड़ती है, और कुछ ना हो तो स्नानागार बाथरूम में पड़े कपड़े ही धोया करती है। यह स्नानागार बाहर के आते में है। दाई दीवार के कोने में जो दरवाज़ा है, उसके साथ ही बाहर की रसोई आदि से निपटकर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः रोज वहां कपड़े धोया करती है, और निरंतर थप 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 की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है। दोनों ओर आमने सामने पहले मंझली बहू के कमरे हैं, जिसमें खिड़की और बरामदे जो जिनकी खिड़की बरामदे में खुलती है। फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी, छोटी भाभी का कमरा है, जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है। ठीक है, दाईं ओर है छोटी बहू का कमरा, ऊपर की छत पर है। बाईं दीवार में सीढ़ियां बनी है जो ऊपर को जाती हैं। ठीक है, सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर उधर 2 तख्त बिछे हैं। 2 एक चारपाई दीवार के साथ खड़ी है। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी के सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी काफी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता यानी कि क्वाइटनेस यानी कि शांत वातावरण है। ठीक है, केवल गैलरी में से स्त्रियों की जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज आ रही है। पर्दा उठने से कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिखरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रिकुटी चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। सो बड़ी बहू बच्चों, जो बड़ी भाभी है, सबसे बड़ी भाभी है, जिनके पति अब नहीं रहे, शहीद हो गए थे, उनके बेटे की पत्नी है। ठीक है, सो बड़ी बहू क्या कहती है, इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी। क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप है। ठीक है, बड़ी बहू क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हो? बिफरी मीन्स नाराज हो, गुस्सा हो। ठीक है, इंदु कहती है गुस्से से क्रोध से, और क्या ईंट मारती है। ठीक है, ईंट मारती है।